नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपकी क्लासेस जो हैं स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट एग्जाम के लिए। तो सीटेट का जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है जनवरी 2024 में। आप सभी को पता होगा इसका जो नोटिफिकेशन है, इसके जो फॉर्म है वो फिल किए जा रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप लोग कर दीजिएगा जाके, ठीक है। तो आज यहाँ पर हम पहला आपका टॉपिक यहाँ पर लेकर आए हैं, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। तो वीडियो को आप सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, ये हैं जीन पियाजे महोदय। इनका जो जन्म है ये हुआ था 1896 ईस्वी को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या समझा कि जीन पियाजे का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1896 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था स्विट्जरलैंड में, ठीक है। पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा जीन पियाजे को, ठीक है। इन्हीं को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया था जीन पियाजे ने। और अगर आपसे पूछ ले कि विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, तो वो भी आपका किसने दिया था? जीन पियाजे ने, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इनके अनुसार जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए हैं उसमें क्या इन्होंने बताया है, चलिए उसको हम देखते हैं। इनका मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ता जाता है, तो उसी के अनुसार वो जो है अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्याजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यहाँ पर प्याजे ने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है, आप मान लीजिए उसको कोई खिलौना देते हैं तो उसमें वो क्या करता है? खोजबीन करने लगता है। उसको खोलता है, फिर बंद करता है, कभी कभी उसको तोड़ भी देता है। तो इस तरीके से जो वैज्ञानिक गुण हैं, वैज्ञानिक जो प्रवृत्ति है, वो बच्चे के अंदर होती है। तो इसीलिए यहाँ पर प्याजे ने माना है कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक के रूप में हम इन्हें देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि प्याजे के अनुसार बच्चों की सोच एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। यानी कि जो बच्चों की सोच होती है और एडल्ट की जो सोच होती है उससे भिन्न तो होती है, लेकिन क्वांटिटी में सेम होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको दिमाग अलग दिया है और किसी बच्चे को दिमाग अलग दिया है। जो दिमाग है वो क्वांटिटी में सेम है, लेकिन सोचने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। आप भी समझदार हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपके घर में कोई छोटा बच्चा है। आप दूसरी तरीके से सोचते हैं, यानी कि जो सोचने की क्षमता है वो आपके अंदर अलग है, और जो बच्चा है वो जो सोचता है उसकी सोचने की क्षमता जो है वो अलग होती है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है प्याजे के द्वारा कि जो क्वांटिटी में जो आपकी दिमाग है वो लगभग बराबर होता है, लेकिन जो सोचने की क्षमता है वो सभी बच्चों की अलग होती है और एडल्ट में अलग होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक पिक्चर लगाई है शक्तिमान की, ठीक है। तो जब बच्चा छोटा होता है, या मान लीजिए आप भी जब छोटे थे, तो ये देखते थे कि शक्तिमान जो है आता है और बचाने आता है, ठीक है। जैसे किसी को मुसीबत आई और उसने याद किया शक्तिमान है, तो वो जो सीरियल देखता था बच्चा, जैसे आप भी देखते थे, तो उसमें आपको क्या लगता था? बच्चा ये सोचने लगता था कि ये हकीकत में शक्तिमान आता है, लेकिन ये हकीकत में नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारी जो सोचने की क्षमता है बच्चों में अलग होती हैं और आप में अलग होती हैं। आप तो जानते हैं कि ये केवल सीरियल है, यहाँ पर कोई शक्तिमान वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, सोचने की जो क्षमता होती है बालक में अलग होती है और एडल्ट में अलग होती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि अब इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर समझते हैं, संज्ञानात्मक विकास का। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आता है अनुकूलन, यानी कि एडप्टेशन, ठीक है। तो अनुकूलन क्या है? बहुत ही सिंपल है। वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी जो है दो प्रक्रिया यहाँ पर होती हैं।
तो यहाँ पर अनुकूलन आप लोग समझिएगा क्या होता है। अनुकूलन का मतलब है वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना। जैसे कि मान लीजिए आप घर में हैं, ठीक है, आप घर पे हैं और आपके 3-4 दोस्त आपके घर पर आ गए, तो वहाँ पर क्या होगा, एक वातावरण बन जाएगा और वहाँ पर आप क्या करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, एक दूसरे से गप्पेबाजी करेंगे। तो ये सारा जो है डिपेंड होता है आपके वातावरण पर, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके दोस्त और आप जब स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर क्लास में अध्यापक के सामने आप लोग पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर बातें नहीं करते हैं, ना तो आप मोबाइल चलाते हैं, ठीक है। तो वहाँ का जो वातावरण है वो एक पूरा पढ़ाई का वातावरण हो गया, और यही जो है अनुकूलन आपका हो गया कि वातावरण के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर एक तरीके से डर भी रहता है कि अगर हम यहाँ पर बातें करेंगे तो जो टीचर है हमारा वो हमारी पिटाई करेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया ये वातावरण है, यानी कि वातावरण के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढालना आपका क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, एडप्टेशन कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा। अब इसका जो प्रकार है, पहला है आत्मसातकरण, ठीक है, असिमिलेशन। ये क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आपका आत्मसातकरण कहलाता है, ठीक है। मान लीजिएगा कि कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसने क्या किया कि एक सफेद डॉग को देखा, ठीक है। आपने बताया कि ये डॉग है यानी कि कुत्ता है, ये इसके 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती हैं, एक मुंह होता है और ये भौं भौं करता है, ठीक है। तो ये उसको आपने बताया किसी छोटे बच्चे को, ठीक है। अगली बार उसने एक और फिर से डॉगी देखा, तो वो जो है काले रंग का था। तो वो क्या करेगा, जब आपने पहली बार उसको बताया तो वो यहाँ पर आत्मसातकरण करेगा, ठीक है। यानी कि आपने उसको जो पूर्व ज्ञान दिया है उसी के अनुसार वो इसको भी पहचान लेगा, और वो कहेगा कि देखिए ये भी डॉगी है, ठीक है, इसमें भी 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, ये भौं भौं करता है। लेकिन उसमें उसको क्या हुआ कि आपने जो है पूर्व ज्ञान दिया था, इसी वजह से वो जो है आगे पहचान पाया, तभी उसने इस डॉगी को पहचाना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो ये तो हो गया आत्मसातकरण, यानी कि जो आपने पूर्व में ज्ञान दिया था वो सफेद डॉगी था, और फिर उसने उसी ज्ञान के रिलेट करके यहाँ पर इस डॉग को पहचान लिया, ठीक है। आगे चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन। ये क्या है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने उसको पूर्व ज्ञान दिया था कि ये डॉगी है, ये भौ भौ करता है, 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो उसमें क्या किया, इस बार उसने परिवर्तन किया। जब परिवर्तन किया, नेक्स्ट बार उसने यहाँ पर एक बिल्ली को देखा, कैट को देखा, तो उसने यहाँ पर क्या देखा कि पूर्व ज्ञान में उसको केवल इतना पता था कि 2 कान हैं, 4 इसके पैर हैं, 2 आंखें हैं, लेकिन यहाँ पर ये भौं-भौं नहीं करती, ये म्याऊं-म्याऊं करती है। तो उसमें आपने जब उसको बच्चे को बताया कि ये डॉगी नहीं है, ये कैट है, तब बच्चे में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, और तब उसने जाकर समझा कि ये कैट है, ये डॉगी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो उसका पूर्व ज्ञान था कुत्ते के बारे में, उसमें जब उसने परिवर्तन किया, तब जाकर वो यहाँ पर कैट को समझ पाया, ठीक है। समझ में आ गया। बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम आपको समझा रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर संतुलन की, ठीक है। तो यहाँ पर संतुलन क्या है, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। तो संतुलन से आप समझ रहे होंगे, बहुत ही सिंपल है। जो आपने पढ़ा था आत्मसातकरण यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, और जो आपने बाद में पढ़ा समायोजन यानी कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक है। तो इसके बीच में जो आपने संतुलन यहाँ पर स्थापित किया, ये आपका कहला गया क्या, संतुलन। इसी को हम साम्य धारण भी कहते हैं। तो चाहे आपको संतुलन दिया जाए, साम्य धारण दिया जाए, बात एक ही होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्कीमा। स्कीमा क्या है, इसको जान लीजिएगा। मनुष्य के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर रहती हैं, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कुछ चीजें हम पहले से स्टोर कर लेते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम प्रोसेस करके अपना रिजल्ट जो है निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्कीमा। इसी तरीके से मनुष्य के दिमाग में कुछ चीजें पहले से स्टोर रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है ऑफलाइन कोचिंग में गए पढ़ने के लिए, ठीक है, वहां पर आपको किसी ने बताया कि ऑनलाइन जाइएगा, एक ऑनलाइन पर टीचर हैं, स्टडी पॉइंटर्स चैनल है, वहां से भी आप स्टडी पॉइंटर्स चैनल के माध्यम से आप सीटेट की तैयारी कर सकते हैं।
तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है? और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर जब आप अपना मोबाइल उठाते हैं, तो आपको याद आता है कि हाँ, हमें किसी ने बताया था, तो आपने चैनल को सर्च किया स्टडी पॉइंटर्स और आप यहाँ से जो है सीटेट की क्लासेस पढ़ने लगे। तो ये चीज़ें हो गई आपकी स्कीमा, ठीक है? उसी का आपने प्रयोग कर लिया जो आपके दिमाग में स्टोर था और अपना काम करने लगे। तो ये आपका मोटा-मोटा आपको समझ में आ गया होगा स्कीमा कहलाता है, ठीक है? आगे लिखा है कि मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति प्रतिक्रिया जो है जन्मजात होती है। तो ये जो सारी प्रक्रिया होती है स्कीमा की, ये सभी बालक बालिकाओं में जन्मजात पाई जाती है, ठीक है? आगे चलिएगा। अगला पॉइंट है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? पियाजे के सिद्धांत में संगठनात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें जो है स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहते हैं। यानी कि जो आपके अंदर स्टोरेज है, जो आपका स्कीमा है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। कोई बच्चा है जो एसएससी की तैयारी करता है, ठीक है? तो उसके लिए वो अलग टीचर से तैयारी करेगा, ठीक है? इसी तरीके से कोई बैंकिंग के लिए है तो वो दूसरी कोचिंग में जाएगा, ठीक है? कोई टीचर की अगर तैयारी कर रहा है, टीचर बनना चाहता है तो वो दूसरी कोचिंग करेगा, ठीक है? तो ये जो है संगठन जो हैं आपके अलग-अलग जो हैं, ये ऑर्गेनाइज़ जो होते हैं, इन्हीं को जो है जो स्कीमा है, इन्हीं को ऑर्गेनाइज़ करना ही आपका क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर गए, आप जैसे मॉल में जाते हैं, कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो आपके क्लॉथ्स होते हैं, मान लीजिए कि शर्ट का जो है वो अलग होता है काउंटर, ठीक है? और आप अगर ट्राउज़र ले रहे हैं तो उसका अलग काउंटर बना है। तो ये सारी जो हैं ये संगठन अलग-अलग संगठित कर दिए जाते हैं जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया आपका संगठन ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, इसीलिए हम इसको सबसे पहले नंबर पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं देखते हैं। पहली है संवेदी गामक अवस्था। इनके कई नाम आपसे पूछे जाते हैं। इसी को हम संवेदी पेशी अवस्था भी बोलते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोलते हैं, और ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था या संवेदनात्मक अवस्था या फिर ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था। तो ये जो सारे नाम हैं आपको दिमाग में रखने हैं और ये अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष की, ठीक है? संवेदी गामक अवस्था या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था कितने वर्ष की होती है? जन्म से 2 वर्ष की होती है। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या इसी को हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ये होती है 2 से 7 वर्ष। अगली है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इसी को हम मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था भी बोलते हैं। ये होती है 7 से 11 वर्ष। और चौथी है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इसी को हम औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था भी बोलते हैं। ये होती है 11 से 15 वर्ष, ठीक है? तो ये 4 अवस्थाएं आपको याद रखनी है, चारों की चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं, ठीक है? चलिए अब जानते हैं एक एक करके इन अवस्थाओं के बारे में। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, ठीक है? इस अवस्था में शिशु जो है शरीर से चीजों को इधर उधर करते हैं, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं, वे प्रकाश तथा आवाज के प्रति क्रिया करना आरंभ कर देते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा छोटा है, 0 से 2 वर्ष की उम्र आपको पता होगी, तो क्या करता है बच्चा, जैसे कि कोई आप प्रकाश अगर उस पर डालेंगे तो वो एकदम से झटके से देखेगा। कोई अगर आवाज़ होती है तो बच्चा जाग जाता है, अगर सो रहा होता है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं बालक के अंदर जो है होने लगती हैं, जो उसके जो सेंसरी ऑर्गन हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि आँख है, कान है, नाक है, मुँह है, ठीक है, स्किन है, ये सारी जो है रिएक्ट करने लगते हैं। इस अवस्था का बालक किसी भी वस्तु को देखना, पकड़ना, चूसना, दांतों से काटना आदि की स्वाभाविक क्रियाएं करने लगता है। आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा है, आप अगर कोई खिलौना या कोई चीज़ अगर उसको आप देते हैं, तो वो सीधा झट से मुंह में डालने लगता है, ठीक है? तो ये सारी जो हैं, जो सेंसरी ऑर्गन हैं, उनका यूज करने लगता है। वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है इस अवस्था में। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वस्तु स्थायित्व का गुण। मान लीजिए कि वो कोई खिलौने से खेल रहा है, या मान लीजिए आजकल के जो आप बच्चे देखते हैं उनको आप अगर मोबाइल दे दीजिएगा तो वहाँ पर वो किड्स जो आते हैं और जो गेम होते हैं उनको देखना शुरू कर देता है। और मान लीजिए कि आपने मोबाइल तकिए के नीचे छिपा दिया है, लेकिन वो अपने सेंसरी जो ऑर्गन हैं उनके थ्रू उसको भी ढूंढ लेता है, धीरे धीरे इधर उधर हाथ करेगा और तकिया हटाएगा, निकाल लेगा, ठीक है? तो ये सारी जो यानी कि वस्तु स्थायित्व का जो गुण है
वो इस अवस्था यानी कि संवेदी पेशी अवस्था में विकसित हो जाता है। ठीक है, बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। जैसे आप करेंगे, ठीक है, वैसे ही बालक आपके द्वारा अनुकरण करने लगता है। क्लियर हो गया? आगे चलिएगा। अगली है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। इससे आशय यह है कि बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर वह क्या समझने लगता है कि जो वस्तु है उसके लिए हम चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आगे लिखा है कि इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुना तो उसके दिमाग में साइकिल की इमेज बन जाती है। ठीक है, आपने बोला कि ये साइकिल है, आपने उसको दिखाया, तो उसी के थ्रू जब आप उसको कोई चीज़ बताएंगे, जैसे आपने साइकिल का नाम लिया, तो उसके दिमाग में जो इमेज है साइकिल की वो बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इमेज का जो गुण है यानी कि इसकी जो दिमाग में इमेज है ये बनना शुरू हो जाती है किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आगे अगला पॉइंट है जीववाद का। इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, 2 से 7 वर्ष की उसकी उम्र है। आपने घर पर देखा भी होगा, जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है बेड पर लेटा हुआ है और वो गिर पड़ा तो वो रोने लगता है। ठीक है, तो उसकी मम्मी या डैडी जो भी आते हैं और कहने लगते हैं कि आप गिर गए हैं, देखिए हमारे बच्चे को किसी ने गिरा दिया, तो धरती माता को पीटने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इसकी पिटाई लगा दी, अब आप शांत हो जाइएगा। तो बच्चा शांत हो जाता है। ठीक है, जैसे वह गिर जाता है तो आपने जैसे नीचे थपथपा दिया तो उसके बाद वो बच्चा शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं पता होता है कि ये निर्जीव वस्तु है या सजीव वस्तु है, वह इसमें जो है भेद नहीं कर पाता है और इसी वजह से बच्चा यहाँ पर शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जीववाद का गुण। अहम केंद्रित अगला पॉइंट है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर जो बच्चा होता है, 2 से 7 वर्ष का जो बालक होता है, उसके अंदर ये गुण होता है अहम केंद्रित का, यानी कि जो वह सोच रहा है, जो कर रहा है, अगर वह खेल रहा है तो वह सही कर रहा है। ये जो अहम केंद्रता होती है बालक में आ जाती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई बालक है, उसको अगर मान लीजिए कि कैडबरी की चॉकलेट पसंद है, तो वो यही समझेगा कि सभी लोगों को कैडबरी की चॉकलेट पसंद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से अहम केंद्रित जो गुण होता है ये बालक में होता है, 2 से 7 वर्ष के बालकों में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस अवधि में बालक जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीख लेता है, पर उसके पीछे छिपे नियमों को नहीं समझ पाता। जैसे कि मान लीजिए कि आपने बताया कि 2 × 3 अगर हम करते हैं तो ये 6 होता है, 2 × 3 बराबर क्या होता है? 6 होता है। लेकिन अगर आप उससे कह दें कि 3 × 2 क्या होगा, तो वो ये जो है नहीं समझ पाता है, यानी कि जो पलटावी गुण होता है उसको नहीं समझ पाता है ये बालक। ठीक है, अगर आपने बताया कि विद्यालय से घर आपका जो है 2 किलोमीटर दूर है, मान लीजिए कि आपने इसी को उल्टा कर दिया और पूछ लिया कि घर से विद्यालय आपका कितनी दूर है, तो वो ये जो है नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके अंदर अभी जो अपलटावी जो यानी कि जो पलटावी गुण है वो अभी विकसित नहीं होता है इस अवस्था में। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा है कि मुद्रा, संप्रत्यय, भार, ऊंचाई के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर कमी रहती है। आप मान लीजिए बालक को एक जो है 500 का नोट रख दीजिएगा और ये चिल्लर रख दीजिएगा, यानी कि सिक्के रख दीजिएगा, तो वो क्या करेगा कि जो जो आपके सिक्के हैं इनकी जो मात्रा है इसके अकॉर्डिंग वो इनको चुनेगा। उसको वैल्यू नहीं पता है कि 500 के नोट की वैल्यू कितनी है और इन सिक्कों की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो वो जिसकी मात्रा ज़्यादा देखेगा उसी को उठा लेता है। ठीक है, उसको लगेगा कि ये जो है ज़्यादा है और ये जो है इसकी वैल्यू कम है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अभी ये गुण नहीं है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। इसी तरीके से भार में आप देख लीजिएगा, आप उसको यहाँ पर 2 किलोग्राम का एक भार दे दीजिएगा। ठीक है, दिखाइएगा और एक में रख दीजिएगा 1 + 2, यानी कि ये 2 आप रख दीजिएगा 1 किलोग्राम का और 2 किलोग्राम का, तो वो ये देखेगा कि ये मात्रा यहाँ पर क्या है। चाहे इसको आप 5 किलोग्राम का मान लीजिए रख दीजिएगा, ये एक 5 किलोग्राम का है और ये 1 और 2 ये हुआ टोटल 3 किलोग्राम का, लेकिन उसको क्या लगेगा कि इसकी मात्रा ज़्यादा है तो वो इसे चुनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये गुण यहाँ पर होते हैं। समझ में आ गया? आगे चलिएगा। केंद्रीकरण, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति ही आपकी क्या कहलाती है? केंद्रीकरण कहलाती है। ठीक है, ये क्या होता है एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिए कि आपने बच्चे को क्या किया, मोबाइल दे दिया,
तो क्या होगा कि मान लीजिए उसने कैमरा ऑन कर लिया, ठीक है? तो वो क्या करेगा, सेल्फी लेता रहेगा। मान लीजिए अब वो केवल सेल्फी ले रहा है, आप उससे फ़ोन माँगिएगा कि हमें कॉल करना है तो वो नहीं देगा। क्योंकि उसका जो दिमाग है वो केंद्रित हो चुका है केवल सेल्फी लेने पर। अगर गेम खेल रहा है तो वो गेम ही खेलता रहेगा। ये होता है आपका केंद्रीकरण। एक समय में किसी वस्तु की केवल उसको एक ही विशेषता पर यहाँ पर वो देख रहा है कि इसमें हम गेम ही खेलते रहें, ठीक है? उसको ये नहीं पता है कि इससे कॉल भी होती है, इसमें और भी काम होते हैं, इसकी और भी कई सारी विशेषता होती है। तो ये सारी चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं रहता है, वह केवल एक चीज़ पर ही फ़ोकस करता है, ठीक है? आगे अगला पॉइंट है संरक्षण का। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसे नहीं समझ पाता। मान लीजिए कि कोई एक गिलास है, इसमें भी पानी आता है, ठीक है? और मान लीजिए कि इस गिलास को हमने भर दिया, ठीक है? इसमें पानी आता है आपका आधा लीटर, ठीक है? और इसी गिलास के पानी को हमने इस बड़े कटोरे में डाल दिया, तो इसमें भी आधा लीटर ही मान लीजिए पानी आता है, ठीक है? लेकिन बच्चा क्या समझेगा कि ये कटोरे का जो शेप है, इसका जो आकार है, ये देखने में बड़ा लग रहा है, तो वो ये समझेगा कि इसमें जो है पानी की मात्रा अधिक है, ठीक है? लेकिन आपको क्या पता है कि जो इसमें क्वांटिटी है वो कितनी है, वो सेम ही है। लेकिन बच्चा क्या करेगा कि इसमें जो है देखेगा कि ये बड़ा है, फैला हुआ है, तो वो समझेगा कि इसमें जो है मात्रा पानी की अधिक आती है, ठीक है? तो ये गुण भी यहाँ पर रहता है, बच्चा ये समझ नहीं पाता है अगर आप साइज या शेप में यहाँ पर अंतर कर देते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है क्रमबद्धता, ठीक है? इसमें बच्चा वस्तुओं को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है, ठीक है? मान लीजिए कि आप बच्चों को खेलने के लिए डिब्बे दे देते हैं, ठीक है? तो कभी क्या करेगा, वो बड़ा डिब्बा नीचे लगाएगा, उसके बाद छोटा लगा देगा, फिर वो भूल जाएगा, फिर से बड़ा लगा देगा। तो ये जो क्रमबद्धता है, वो यहाँ पर उसके अंदर गुण नहीं आ पाता है कि वो जो है सीरियल से इनको लगा सके। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, जो कि तीसरी अवस्था है। ये होती है 7 से 11 वर्ष, ठीक है? मूर्त का मतलब क्या होता है? जो मूर्त चीज़ें होती हैं, जैसे कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनके प्रति चिंतन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं मूर्त चीज़ों के अंतर्गत, ठीक है? इसी को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में बालक जो है सामने रखी वस्तुओं के प्रति चिंतन करना आरंभ कर देता है। चिंतन व तर्क क्रमबद्ध हो जाते हैं। बालक के चिंतन में उत्क्रमणशीलता यानी कि जो पलटावी गुण है वो आ जाता है, ठीक है? अभी आपने पढ़ा था जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वहाँ पर पलटावी गुण का अभाव होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है, चीज़ों को देखता है, उनके प्रति चिंतन करना प्रारंभ कर देता है और जो पलटावी गुण है वो भी विकसित हो जाता है। यहाँ पर अगर आप उससे पूछेंगे 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 होता है, तो वो ये भी बता देगा कि 2 इंटू अगर हम 3 करेंगे तो इसका मान भी 6 होगा, ठीक है? बालक दिन, तारीख, समय, महीने, वर्ष बताने योग्य यहाँ पर हो जाता है। बालक यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, वजन, तरल तथा तत्व के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान भी कर लेता है। तो ये सारे गुण यहाँ पर जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं बालकों में। आगे चलते हैं। बालक जो है अनेक तार्किक क्रियाएं करने के योग्य यहाँ पर हो जाता है। बालक वस्तुओं के मध्य समानता, असमानता, संबंध, दूरी और विसंगता को जो है समझने लगता है, ठीक है? बालक उचित और अनुचित यहाँ पर ये भी समझने लगता है। आपने देखा होगा 7 से 11 वर्ष के बालकों में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। वस्तु की लंबाई वजन के अनुसार उनको क्रम में लगा सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है आगमनात्मक तर्कणा। यहाँ पर क्या होता है, आगमन विधि और निगमन विधि आपने पढ़ी होगी, ठीक है? नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर समझ लीजिएगा। यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर यहाँ पर तर्क करना प्रारंभ कर देता है तो उसे जो है हम आगमनात्मक तर्कणा कहते हैं, ठीक है? आप मान लीजिएगा कि कोई क्लास में बच्चों को फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। उससे पहले आपने उदाहरण दिए और वहाँ पर बताया कि पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें इससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ठीक है? और इससे हमें कई लाभ होते हैं। उसके बारे में जब आपको उसके उदाहरण के बारे में आप उसे समझाएंगे बच्चे को, तो वो धीरे धीरे आपको जो है उदाहरण के प्रति वो क्या करेगा, तर्क करेगा और आप उसे समझाएंगे। तो इस तरीके से जब बच्चा उदाहरण पर जो है तर्क करना प्रारंभ कर देता है तो ये आपका कहलाता है आगमनात्मक तर्कणा, ठीक है? पेड़ जरूरी है या नहीं,
उदाहरण आपको यहाँ पर पहले देना होता है, फिर हम जो है नियम की ओर चलते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलिएगा। अब बात करते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। ये होती है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर अमूर्त आ गया। अभी हम मूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन कर रहे थे जिनको हम देख सकते थे, लेकिन अमूर्त लग गया, आ लग गया आगे, तो जिनको हम नहीं देख सकते हैं उनके बारे में भी हम अगर हम चिंतन करना प्रारंभ कर दें तो ये क्रिया आपकी हो जाएगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। किस अवस्था में? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बालक में सभी प्रकार के संप्रत्ययों का समुचित विकास यहाँ पर हो जाता है। इस अवस्था में बालक में परिकलनात्मक चिंतन पाया जाता है। यानी कि आप जो है, मान लीजिए कि हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं और हम आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उसको ये लग रहा है कि कोई अध्यापक यहाँ पर पढ़ा रहा है, तो ये क्या हो गया? अमूर्त चीज हो गई। दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उसको पता है कि कोई टीचर यहाँ पर पढ़ा रहा है। ठीक है, चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। भाषा संबंधी योग्यता यहाँ पर हो जाती है। संप्रेषणशीलता का विकास यहाँ पर बालक में आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है निगमनात्मक प्रकरण। यहाँ पर क्या होगा? अभी आपने आगमन वाला पढ़ा था जिसमें हम उदाहरण पहले आपको दे रहे थे, बाद में नियम की ओर ले चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? निगमन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर मान लीजिए कि आप जो है बच्चे को मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैथ पढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले उसको नियम से उदाहरण की ओर ले चलना होगा। नियम आपको पहले बताने होंगे, रूल आपको पहले बताने होंगे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले बतानी होंगी, देन उसके बाद आपको जो है क्वेश्चंस कराने होंगे। तो ये आ जाएगा आपका निगमन वाली विधि में। ठीक है, इसमें बच्चा नियम के ऊपर तर्क करना यहाँ पर आरंभ कर देता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है चलिए देख लेते हैं। निगमन तर्क नियम से उदाहरण का विकास यहाँ पर हो जाता है बालक में। समस्या समाधान योग्यता का भली प्रकार विकास यहाँ पर हो जाता है। बालकों में विकेंद्र पूर्णता विकसित हो जाता है। विश्लेषण, संश्लेषण, नियमीकरण तथा सूक्ष्म सिद्धांतों की स्थापना संबंधी जो है उच्च मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है। बालक की अवलोकन क्षमता यहाँ पर बढ़ जाती है। तर्क करने की शक्ति बढ़ जाती है। सोचने विचारने की जो क्षमता है उसमें भी काफ़ी विकास होता है। यानी कि जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल उसका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे से हमने आपको समझाया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ पुस्तकें हैं, इनको भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। बाल चिंतन की भाषा किसकी है? जीन पियाजे की ये सारी पुस्तकें हैं, इनको आपको याद कर लेना है। कभी कभी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ दी जाती हैं। ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंस, द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये सारी जो पुस्तकें हैं जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम जो है आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त करते हैं। टॉपिक वाइज तैयारी हमने जो है आज से यहाँ पर आपकी फिर से प्रारंभ कर दी है। धीरे धीरे हम आपके सारे टॉपिक इसी तरीके से अच्छे से समझाते चले जाएंगे और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।